तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल नीट 720 में। तो आज बच्चों हम क्लास 10th का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का पूरा वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके से पढ़ाऊंगा। पहले आपको इमेज पूरा पढ़ा दूंगा जितने इमेज हैं, उसके बाद बच्चों आपको फिर मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं बच्चों, आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं बच्चों, तो इससे आप जुड़ जाइएगा। नीट 720 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक में दे देंगे, उसको आप जुड़ जाइएगा ताकि आपको जब भी वीडियो पड़ेगी तो आपके लिए फायदेमंद होगी। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और आप इंस्टा पे बच्चों अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इसमें अपनी क्वेरी रख सकते हैं। चलिए वीडियो को बच्चों हम लोग शुरू करते हैं, ठीक। चलिए अब बच्चों हम आएंगे। देखो, जब तुम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बच्चों पढ़ते हो तो तुमको ये ध्यान देना होगा कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसमें जो टॉपिक बच्चों इंपॉर्टेंट है, तो पहले आपको हम पढ़ाएंगे नर्वस सिस्टम, उसके बाद फिर आपको पढ़ाएंगे हार्मोन के बारे में, उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में चलेंगे। तो देख, अगर तुम बच्चे नर्वस सिस्टम की बात करोगे, नर्वस सिस्टम की अगर आप बात करोगे तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है बच्चों। तो नर्वस सिस्टम में आपको दो चीजें मिलती हैं, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मिलता है, ठीक है ना, एक आपका बच्चों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मिलता है और एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा बच्चों आपका, एक आएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक आएगा बच्चों सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है, ठीक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बच्चों तुम्हारा आएगा सिंपैथेटिक आएगा और पैरासिम्पैथेटिक आता है। ये मेन चीजें हैं। हालांकि बच्चों मेन इसमें जो आपका पढ़ना है, जो आपको मेन ही पढ़ना है बच्चों, उसका नाम है बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यही ज्यादा बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपका ब्रेन के बारे में आपको ज्यादा जानकारी लेनी होती है और डायग्राम के साथ। तो चलिए बच्चों इसी को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक। आइए, अगर बच्चों हम बात करेंगे इन चीजों की, तो बच्चों देखो पहला डायग्राम जो है तुमको बताऊंगा, पहला तुमको पढ़ाता हूं न्यूरॉन के बारे में, इसके बारे में तुम जान लो। अगर बच्चों अगर तुमसे पूछेगा न्यूरॉन क्या है, तो न्यूरॉन का यही डायग्राम बनाना और जो थ्योरी बताऊंगा बच्चों वो पढ़ लेना। तो देख, ये न्यूरॉन तुम्हारे सामने बना दिया गया बच्चों, इस तरह से डायग्राम ये बना लोगे, सब बना लेते हैं, कोई दिक्कत समय आएगा नहीं। तो बच्चों देखो, ये डेंड्राइट्स है जो मैसेज को रिसीव करता है। ये बच्चों आपका ये न्यूरॉन का ये न्यूक्लियस है, सब जानते हैं। और ये बच्चों क्या है, सेल बॉडी, ये वाला पूरा पार्ट सेल बॉडी होता है। ये इतना जो लंबा है बच्चों वो एक्सॉन होता है और ये बच्चों एक्सॉन का इंड होता है जिससे दूसरा न्यूरॉन जुड़ता है, ठीक। और इसको बच्चों बोलते हैं माइलिन शीथ, लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा तो आप इतना इसको याद कर लेंगे। ओके बच्चों, चलो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट बच्चों, लर्न कर लेना, ठीक। चलो अब आगे आते हैं बच्चों। ये देखिए एक डायग्राम और मैं बना दिया हूं। ये डायग्राम बच्चों है सिनेप्सिस का, है ना। ये डायग्राम किसका बच्चों, सिनेप्सिस का। सिनेप्सिस का मतलब क्या होता है, जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मैसेज का ट्रांसमिशन करता है उसे सिनेप्सिस कहते हैं। आपके बुक में डायग्राम बनाया तो ये लर्न कर लेना, एनसीईआरटी का डायग्राम, इसलिए मैंने आपको चिपका के दे दिया, ठीक। यहाँ देख ले बच्चे, ये देख ले माइटोकॉन्ड्रिया है, लेबल करने को आ जाएगा, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, इसलिए मैंने आपको दिखाया। ये बच्चों न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसको कहते हैं, ये एक्सॉन है, ये मसल्स फाइबर है, ये बच्चों कैपिलरीज है, ये आपको दिख रहा है बच्चों, है ना। तो ये एक्सॉन का इंड है। तो यहाँ देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, दो न्यूरॉन के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वहीं पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। छोटा सा डायग्राम है एनसीईआरटी का बच्चे, ये नाम तुमको याद होना चाहिए, ठीक। चलो आ जाओ, इसलिए मैंने बताया तुम ये नाम देख लेना, एनसीईआरटी में कुछ भी दे देगा बच्चों तो ऐसे करना। अच्छा बच्चों ये देख लो बच्चों क्या है। अगर इसकी बात करेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको इसके बारे में जानना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों डायग्राम है और ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको तुम लर्न कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना। इसमें ये बताया गया बच्चों, रिफ्लेक्स आर्क को समझाया गया है कि जब किसी भी चीज को आप टच करते हैं तो मैसेज आपके पहले बॉडी में आता है, ब्रेन मतलब आपके यहाँ, जैसे मान हाथ से आप टच कर रहे हैं तो यहाँ से मैसेज सेंसरी नर्व लेके आएगा ब्रेन तक, और फिर ब्रेन से लेके आपके हाथों तक मैसेज आता है मोटर नर्व। उसी को बच्चों पूरे टोटल को जितना पाथवे लगता है उसी को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो ये डायग्राम तुमको लर्न होना चाहिए। जैसे देख ले बच्चे, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हाथों में रिसेप्टर प्रेजेंट है ना, स्किन में। जब इसको हम टच करेंगे गर्म होगा तो यहाँ से मैसेज लेके कौन जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन। कहाँ तक जाएगा बच्चों, आपके ब्रेन तक मैसेज जाएगा स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए, फिर बच्चों ये मैसेज देगा तो कौन लाएगा बच्चों, अच्छा सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कौन जोड़ता है, रिले न्यूरॉन जोड़ता है, ये सबको पता होता है। फिर यहाँ ब्रेन से मैसेज लेके आएगा बच्चों मोटर न्यूरॉन, फिर आपके इफेक्ट होगा मसल्स आर्म में,
इसी को बच्चों रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये मोमेंट आपसे पूछेगा। एक चीज फिर से बता देते हैं बच्चों, देख जैसे हमने कहा देख, यहाँ से मैसेज जो लेके आता, हमारे सेंसरी ऑर्गन से जो मैसेज लेके आता है उसको सेंसरी नर्व कहते हैं, और जो हमारे ब्रेन से मैसेज लेके आता है उसे मोटर नर्व कहते हैं। यहाँ देखो लिखा गया होगा बच्चों, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। ये रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम बहुत बार पूछता है, यही आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है ना। ये चलो, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, रिफ्लेक्स आर्क का है, ठीक। अब देखो बच्चों, ये तुम्हारा एक डायग्राम है, ये भी एनसीईआरटी के सारे डायग्राम है बच्चों, मैं सारी एनसीईआरटी का ही डायग्राम बता रहा हूँ। ये ब्रेन का डायग्राम बच्चों है, और ब्रेन का डायग्राम तो आपको भैया आना चाहिए। तो बच्चों कैसे याद करोगे, देख लो, ये बच्चों देख लो, ये क्रेनियम है, आपके ब्रेन के ऊपर जो बोनी बॉक्स स्ट्रक्चर होता है उसे क्रेनियम कहते हैं, आया। और ये वाला पार्ट फोर ब्रेन है, ये देख लो। और यहाँ देख लो बच्चों, ये हाइपोथैलेमस है, ये देख लो पिट्यूटरी ग्लैंड है, और यहाँ देख लो बच्चों ये क्या है, ये पोन्स है, ये मेडुला है ये पार्ट, और ये सेरिबेलम है, और इन तीनों को मिला के हम हाइंड ब्रेन कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड है आपका, और ये बच्चों देख लो ये मिड ब्रेन, ये वाला पार्ट आपका मिड ब्रेन होता है, और ये क्या है बच्चों आपका सेरिब्रम होता है। समझ में आया ना। अब दो सवाल यहाँ से बच्चे पूछेगा, आपसे बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा। एक पूछेगा सेरिब्रम क्या होता है, और फिर पूछ लेगा सेरिबेलम क्या होता है। तो सेरिब्रम, सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों एक जैसे दिखते हैं, मतलब नाम एक जैसे दिखते हैं। यहाँ देख लो बच्चों, पहचान भी लेना, ये तुम्हारा क्या बच्चों, ये सेरिबेलम है, ये मेडुला ऑब्लंगाटा है, ये पोन्स है। आपसे पूछेगा स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन का कौन सा पार्ट जुड़ता है, तो बच्चों क्या है, मेडुला ऑब्लंगाटा जुड़ता है। हाँ रहा, ये डायग्राम बच्चों इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाना सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके लिए फायदेमंद, ठीक। चलो अब देखते हैं बच्चों, आप कोई डायग्राम देख लेते हैं, अगर कोई होगा तो बता देते हैं आपको। देखो ये वाला देखो फिर से आ गया डायग्राम, वहां भी था यहाँ भी था, ये तो मैंने आपको बताया है। चलो ये वाला बच्चों देख लो, ये पहले बता देता हूं क्योंकि अब देखो बच्चों यहाँ वाला डायग्राम भी देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको बच्चों। सिंपली अगर मैं आपसे बोलूं तो सिंपली आपको ये सारे हार्मोन हैं, इनके नाम आपको आसानी से लर्न करना होगा। तो सिंपली आपको बच्चों यही लर्न कर लो। आपको पता होगा हार्मोन कितने होते हैं बच्चों, हार्मोन 5 ही होते हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, 5 हार्मोन होते हैं। इनका फंक्शन बच्चे आसानी से जान ले। देख ऑक्सिन की बात करेंगे बच्चों तो ये प्लांट टिश्यू को ग्रोथ में मदद करता है, ये लर्न कर लेना। सेल डिवीजन कराता है, सेल ग्रोथ में ज्यादा मदद करता है, ठीक। साइटोकाइनिन का मेन काम क्या बच्चों, सेल डिवीजन कराना और सेल को एजिंग मतलब सेल बुढ़ा ना हो उसको बचाता है, कौन, साइटोकाइनिन। जिबरलिन बात कर लेना बच्चों, ये स्टेम की ग्रोथ में मदद करता है, सीड का जर्मिनेशन बढ़ाता है, सेल डिवीजन कराता है, सीड ग्रोथ कराता है आफ्टर जर्मिनेशन। तो जिबरलिन का मेन जो काम होता है बच्चों, यहाँ लिखा है स्टेम का ग्रोथ कराना, सीड ब्रेकिंग और डोर्मेंसी आप जानते होंगे, सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट कराना, ठीक। एब्सिसिक एसिड क्या है बच्चों, इसमें याद कर लेना, ये ग्रोथ को बच्चों बंद करता है, विल्टिंग ऑफ लीफ कराता है, प्रमोट डोर्मेंसी ऑफ बड एंड सीड। इसका मतलब हो गया बच्चों ये सीड को जर्मिनेट नहीं होने देता है। तो बच्चों ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन की बात कर ले बच्चे, इथाइलिन बच्चों एक तरह का गैसियस हार्मोन होता है, इसका मेन काम क्या होता है, फ्रूट को पकाना, मतलब कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट। अब मेन इसमें कौन से बच्चों याद कर लेंगे हम लोग बच्चों, तो याद कर लेना ऑक्सिन के बारे में बच्चे। अब मेन आप कहोगे सर इसमें से मेन कौन है, हमको ये भी बता दीजिए। तो बच्चों मेन आपका ऑक्सिन है, और आपका बच्चों ये एब्सिसिक एसिड मेन है, यही दोनों ही होते हैं, है ना। तो जिबरलिन के बच्चों एंटागोनिस्टिक जो काम करता है, जिबरलिन के एंटागोनिस्टिक जो काम करता है बच्चों, इसको एब्सिसिक एसिड कहते हैं। इसको कहीं कहीं एबीए के नाम से लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एबीए का मतलब एब्सिसिक एसिड की बात करी जा रही है, ठीक। ये इतना याद रहेगा तो आपका बहुत सारा काम बन जाएगा, ठीक। चलो ये हो गया बच्चों इमेज का सारा, मैं अभी बता रहा हूँ बच्चों, अभी थ्योरी बहुत सारी है, थ्योरी तो समझ लीजिएगा। ये देख ले बच्चे का डायग्राम है, ये डायग्राम आपको तो पहचान में आ ही रहा होगा बच्चों। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है बच्चों, ये फोटोट्रोपिज्म का एक्सपेरिमेंट है। फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, प्लांट का मूवमेंट टुवर्ड द लाइट। तो कह रहा है एक्सपेरिमेंट करके बताइए, तो आप क्या कहेंगे, खिड़की किनारे क्या करिए, प्लांट को रख दीजिए, अगर वो फोटोट्रोपिज्म शो करेगा तो जिधर लाइट आएगी उधर उसका मूवमेंट हो जाएगा। हो गया प्रूफ आपका फोटोट्रोपिज्म का, ठीक। हाँ ये डायग्राम है बच्चों। अब एक डायग्राम एक्सपेरिमेंट और पूछता बच्चों, क्या पूछेगा तुम्हारा, एक डायग्राम और आता बच्चों, ये हाइड्रोट्रोपिज्म वाला पूछता है कि अगर मान लीजिए आपको पता करना हो कि जो प्लांट का मूवमेंट होता है, प्लांट का जो रूट होता है बच्चों, ये रूट है, ये पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म शो करता है।
जो प्लांट का रूट है बच्चों ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म शो करता है और शुड बच्चों निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म शो करता है। अच्छा, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है जो ग्रेविटी की तरफ प्लांट का वह पार्ट जो ग्रेविटी की तरफ बढ़ता है तो कौन सा पार्ट बढ़ता है बच्चों, रूट बढ़ता है। और ये प्लांट का जो शूट पार्ट होता है बच्चों कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, तो ये निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। इसमें बच्चों हाइड्रोट्रॉपिज्म भी जोड़ देगा तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म प्लांट का रूट शो करता है और प्लांट का रूट क्या करता है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर आप बात करेंगे इसका बच्चों तो ये क्या शो करेगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या शो करेगा बच्चों, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करता है। समझ में आया ना। और ये क्या करेगा बच्चों, ये शूट पार्ट क्या करेगा, निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या करेगा, हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसका मतलब प्लांट का जो रूट होता है बच्चों वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करता है। तो ये पूछेगा एक्सपेरिमेंट करके बताइए प्लांट का इधर मूवमेंट करता है कि नहीं करता, तो बच्चों ये डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करना होता है, छोटी सी कहानी। ठीक, ये आपको आ गया होगा। चलिए अब आते बच्चों और डायग्राम देख लेते हैं। ये बच्चों एक डायग्राम और है तुम्हारे लिए, है ना, ये पाइसम सटाइवम का डायग्राम बच्चों, मिमोसा पुडिका जिसको बोलते हैं, टच मी नॉट बोलते हैं। तो इसमें देखो बच्चों, इसमें क्या है, देखिए लीफ आराम से सलफ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो बच्चों क्या हो रही है, श्रिंक कर गई है। तो आपसे पूछेगा मिमोसा पुडिका में कौन सा मूवमेंट होता है, तो टच मी नॉट इसमें बच्चों फिब्रोनास्टिक मूवमेंट होता है, नास्टिज्म मूवमेंट इसमें पाया जाता है, जिसमें क्या होता है जब उसको आप टच करते हैं तो उसमें स्टिमुलस रिसीव होता है पत्तियों में, जिसके नाते बच्चों यहाँ से पानी का लॉस होता है, जिसके नाते पत्तियां क्या होती हैं, श्रिंक कर जाती हैं। समझ में आया कहानी। ये मिमोसा पुडिका है, इसको टच मी नॉट कहते हैं। जब इसको आप टच करते हैं बच्चों तो इसमें से क्या होता है, जब आप टच करेंगे तो उसको स्टिमुलस मिलता है। कौन सा मूवमेंट करता है, नास्टिक मूवमेंट करता है, जिसमें क्या होगा, पल्विनस लीफ होती है। जब उसको आप टच करते हैं तो यहाँ से पानी का लॉस होने लगता है, जिसके नाते आपकी पत्तियां कहते बच्चों श्रिंक कर जाती है। ये आपको याद करना होगा। ठीक, चलिए ये हो गया बच्चों। तो बच्चों जितने भी डायग्राम, एक डायग्राम बच्चे आपके एनसीईआरटी में भी बनाया है, इसको भी देख लो। ठीक, यहाँ देख लो मेल और फीमेल का, ये फीमेल का डायग्राम है, ये मेल का डायग्राम है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड बच्चों दिखाया गया है, इसको एक बार लर्न कर लेना आप सब। मैं आपको बता भी देता हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। देखो बच्चों, इनके मेल में भी पाइनियल ग्लैंड होगा, ये फीमेल है, मेल कहाँ है, मेल में भी पाइनियल ग्लैंड होगा बच्चों। ठीक, मेल में भी पाइनियल ग्लैंड होगा, मेल में पाइनियल ग्लैंड होगा बच्चों, फीमेल भी पाइनियल ग्लैंड होगा। इसमें भी पिट्यूटरी, फीमेल में पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस इसमें भी होगा, हाइपोथैलेमस इसमें भी होगा बच्चों, सबका है। मेल में भी थायराइड होगा, इनमें भी थायराइड होगा, इसमें पैराथायराइड होगा, थाइमस होगा, इनमें भी वही बच्चों होगा सारा चीजें, पेनक्रियाज होगा। बस अंतर ये है मेल फीमेल में, इनमें टेस्टिस पाया जाता है, इनमें बच्चों ओवरी पाया जाता है। तो ओवरी में हार्मोन दो निकलते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और इसमें बच्चों क्या होते हैं आपके सिर्फ क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। तो ये मेल फीमेल का स्ट्रक्चर बना के आपके एनसीईआरटी में दिखाया गया है। बाकी बच्चों देखो एंडोक्राइन आपको कितनी पढ़नी है, पहले पिट्यूटरी याद कर लेना, सबके बारे में बता देंगे। ये डायग्राम तुम याद कर लेना एक बार, देख लो ध्यान से। पैराथायराइड, तो थायराइड के अंदर ही पैराथायराइड होता है, सबको पता होता है बच्चे। जो क्वेश्चन बच्चों उठते हैं ज्यादातर, जो क्वेश्चन आपके उठेंगे बच्चों, जो क्वेश्चन उठते बच्चों थायराइड पे ज्यादा आते हैं। किस पे आते हैं बच्चों, थायराइड पे ज्यादा आते हैं आपके, ठीक है ना। जो क्वेश्चन उठते हैं बच्चों थायराइड पे ज्यादा आते हैं, इसी थायराइड पे ज्यादा आते हैं, आया ना। बाकी आपके पेनक्रियास पे कभी कभी आ जाता है, तो ये छोटी छोटी कहानियां हैं। ये बच्चों आपका डायग्राम जितना था मैंने खत्म कर दिया है, मुझे नहीं लगता अब कोई डायग्राम बचा हुआ है। अब आइए बच्चों हम लोग थ्योरी पे चलते हैं, थ्योरी से आपका जीवन बदल देंगे हम। ठीक, चलिए अब थ्योरी पे चलेंगे बच्चों, तो थ्योरी का पूरा आपको पोर्शन बताने वाले। चलिए थ्योरी पे आते हैं हम लोग। तो बच्चों अब चलिए थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी स्टार्टिंग से आपको पढ़ाएंगे, पूरा लेके चलेंगे। तो बच्चों देखो इसमें पूछा क्या है, नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। तो नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले बच्चों हमें कुछ चीजें पढ़नी होती हैं। तो मूवमेंट इन ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे बच्चों, तो दो मूवमेंट देखा जाता है हमारे बॉडी में। एक होता है बच्चों लोकोमोशन, आपने एक लोकोमोशन का नाम सुना होगा, और एक बच्चों अपने मूवमेंट का नाम सुना होगा। जैसे हमने कहा बच्चे देख, मूवमेंट का मतलब होता है जैसे मान लिया मैं अपने हाथ को ऐसे कर रहा हूँ या मैं अपने बॉडी को ऐसे कर रहा हूँ, तो ये बच्चों मूवमेंट। लोकोमोशन का मतलब होता है जब मैं एक स्थान से दूसरे स्थान आ गया, ये पेन यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया बच्चों, तो वो क्या है आपका बच्चों, वो आपका लोकोमोशन है। तो इसमें देखिए लिखा गया बच्चों आसान भाषा में कि ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी एबिलिटी जिससे क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी एबिलिटी, ऑर्गेनिज्म के बच्चों एक ऐसी एबिलिटी जिससे ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करता है, उसे मूवमेंट कहते हैं। और इसमें देखो लिखा है बच्चों, जब कोई ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है बस उसे लोकोमोशन कहते हैं।
समझ में आ गया? लोकोमोशन मूवमेंट समझ में आ कि नहीं आ गया बच्चों? छोटी सी कहानी इसमें, ठीक। चलो, तो हमने कहा मूवमेंट होगा बच्चों, तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने इसको बताने की कोशिश करी आपको, ठीक। अब चलो बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। अब बच्चों हम लोग आएंगे न्यूरॉन, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक। हम पढ़ेंगे बच्चों न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए न्यूरॉन के बारे में बच्चों हम लोग समझ लेते हैं। तो बच्चों अगर आप न्यूरॉन की बात करेंगे तो न्यूरॉन जो होता है बच्चों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। इसका मतलब नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है जिसके जरिए हमारी बॉडी काम कर रही है। आपको कुछ भी हो रहा है बाहर, खट्टा मीठा तीखा कोई भी चीज सुनाई दे रहा है बच्चों, उसके लिए मेन जिम्मेदार कौन होता है? न्यूरॉन होता है ना। अब कह रहा न्यूरॉन के पास कितने पार्ट होंगे बच्चों? 3 पार्ट होते हैं। पहला नाम क्या होगा? डेंड्राइट्स, साइटोन को दूसरा नाम सोमा कह सकते हैं, या इसको बोल तो सेल बॉडी कह सकते हैं, और एक होगा बच्चों एक्सॉन। तो न्यूरॉन बच्चों कितने पार्ट? 3 पार्ट होते हैं। चला जा, कह रहा डेंड्राइट जो होता है बच्चों ये इंपल्स को रिसीव करता है एक अदर न्यूरॉन से। समझ में आया ना? तो जो डेंड्राइट्स होता है बच्चों वो इंपल्स को कहां से रिसीव करता है? एक दूसरे, मतलब कि न्यूरॉन का कौन सा पार्ट पहले इंपल्स रिसीव करता है बच्चों, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम बच्चों क्या होता है? डेंड्राइट्स होता है। क्या नाम होता है बच्चों? डेंड्राइट्स होता है। तो डेंड्राइट सबसे पहले इंपल्स को रिसीव करता है। अब देख ले बच्चों, उसके बाद बच्चों साइटोन और सोमा क्या होगा? उनमें क्या होगा बच्चों? इंपल्स जाएगा, आया ना। उसके बाद बच्चों क्या होगा? एक्सॉन क्या करेगा बच्चों? इस इंपल्स को ट्रांसमिट करेगा अनदर न्यूरॉन के। अनदर न्यूरॉन को देगा कि नहीं देगा बच्चों? किसको देगा? अनदर न्यूरॉन को देता है एक्सॉन, ठीक। अब कह रहा है एक्सॉन जो होता है बच्चों वो माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड का मतलब होता है बच्चों, ये सबने कहा मान लो बच्चों ये देखो आपका न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन के ऊपर ऐसे ये जो माइलिन शीथ है ना, इसी को बोलते हैं माइलिनेटेड। तो कुछ न्यूरॉन के ऊपर बच्चों, कुछ जो बच्चों न्यूरॉन होते हैं उनके ऊपर ये माइलिन शीथ नहीं होता है, तो कुछ के ऊपर माइलिन शीथ होती है और कुछ के ऊपर नहीं होती। तो ये बच्चों इसको माइलिन शीथ कहते हैं, और इसके ऊपर नहीं है इसे नॉन माइलिनेटेड शीथ कहते हैं। आ रहा है समझने के नहीं आ रहा है? तो कुछ न्यूरॉन के ऊपर बच्चों शीथ होती है तो उसे माइलिनेटेड कहते हैं, नहीं है उसके ऊपर कवरिंग तो नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। तो इसमें देखो लिखा गया है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो इंपल्स होता है वो तेजी से ट्रांसफर होता है। माइलिनेटेड फाइबर में जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है वो इंपल्स को तेजी से ट्रांसफर करता है। ये बच्चे कहानी थी आपकी न्यूरॉन की। अगर आपको न्यूरॉन के बारे में पूछा जाएगा तो न्यूरॉन का डायग्राम बनाना, न्यूरॉन का इतना थ्योरी आप लिख सकते हैं आसान भाषा में। कहानी समझ में आई? चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। अब न्यूरॉन के बारे में बात कर लिया बच्चों हम लोगों ने, ठीक। अब आते हैं बच्चों हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ब्रेन के बारे में पढ़ लो, जो मेन चीजें हैं ब्रेन के बारे में आ जाओ देख लो, ठीक। अब देखो बच्चों ब्रेन में क्या क्या पढ़ना बच्चों। अगर मैं सेरिब्रम की बात करूंगा, सेरिब्रम का, तो सेरिब्रम का मेन काम क्या होता है? रीजनिंग में आपको मदद कर देगा। रीजनिंग मतलब समझ सकते हैं, लॉजिक जो देगा सेरिब्रम देगा, इमोशन जो देगा बच्चों सेरिब्रम देगा। आप बोल पाएंगे सोच समझ के, किसकी वजह से? सेरिब्रम की वजह से, है ना। जो मेमोरी देता है बच्चों कौन होता है? सेरिब्रम होता है ना। विजुअल प्रोसेसिंग बच्चों जो मदद करेगा सेरिब्रम करेगा। और किसी की आवाज पहचानना हो, टेस्ट पहचानना हो, स्टिमुलाई का जो भी है बच्चों कौन काम करेगा? सेरिब्रम होता है ना। तो जो भी जिन चीजों को आपको सोचने समझने की क्षमता लगती है बच्चों, जो आपको मेमोरी देगा, आपको कोई चीज लर्न करना है, सेव करना अपने दिमाग बच्चों, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है बच्चों? सेरिब्रम होता है। अगर इसलिए कहा था हेलमेट लगा के चलिए, अगर चोट लग जाएगी बच्चों तो क्या होगा? आपकी याददाश्त गायब हो जाती है ना, तो आदमी कोमा पहुंच जाता है ये चीज। अगर आप सेरिबेलम की बात करेंगे बच्चों, किसकी बात करेंगे? सेरिबेलम की। तो अगर आप बच्चों सेरिबेलम की बात करेंगे तो सेरिबेलम का मेन काम क्या होता है? आपके बॉडी का मूवमेंट, पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करके रखता है। जब कोई इंसान बच्चों दारू पी लेता है तो सबसे ज्यादा आपके ब्रेन का जो पार्ट पे इफेक्ट होता है बच्चों, उसी का नाम होता है सेरिबेलम। क्या नाम होता है? सेरिबेलम। तो आपके बॉडी का जो बैलेंस बनाता है बच्चों, सेरिबेलम बनाता है, ठीक। अब आ जाओ पोन्स की बात करेंगे बच्चों। जो पोन्स होता है बच्चों ये हिंड ब्रेन को फोर ब्रेन से जोड़ता है। तो आपके ब्रेन कितना होता है? 3 आपका ब्रेन होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, है ना। तो बच्चों हमने कहा हिंड ब्रेन को जो फोर ब्रेन से जोड़ता है वो कौन है? पोन्स है ना। चलो मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में देख ले बच्चे। अगर मेडुला ऑब्लंगाटा की बात करेंगे बच्चों तो ये सारे इनवॉलेंट्री, ऑल इनवॉलेंट्री जो ऑल इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट आपके बॉडी में होता है बच्चों, जैसे हमने कहा उल्टी आना, छींक आना, जम्हाई आना, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, इनको सबको कंट्रोल कौन करता है बच्चों?
मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ऑल इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, अच्छा इनवॉलेंट्री का मतलब ऐसी एक्टिविटी हमारे बॉडी की जिसमें हमारी वो कंट्रोल में ना हो, उसे बोलते हैं। तो मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में जान लेना बच्चों। ये मेन मैंने सबका फंक्शन बताया है, अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से लिख लेंगे, इतने आपको याद करने होते। मेडुला ऑब्लंगाटा क्या होता है बच्चों? मेडुला ऑब्लंगाटा फिर क्या होगा बच्चों? मेडुला ऑब्लंगाटा आपका बच्चों कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब जहां मेडुला ऑब्लंगाटा होता है वहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है और बच्चों वो आपके वर्टिब्रल कॉलम तक क्या होता है? रन करता है, कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। तो आपके बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, स्नीजिंग हुआ, याइंग हुआ, ये सब चीजें जो होती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड आपके मेडुला ऑब्लंगाटा से बच्चों निकलता है। कहानी समझ में आ गई बच्चों? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा और मेडुला ऑब्लंगाटा से क्या निकलता है? स्पाइनल कॉर्ड। मैंने आपको छोटी छोटी बातों को बताया, इतना आपको याद रहेगा तो आपको और कहीं कुछ नहीं पढ़ना है, इससे आपका काम पूरा चल जाएगा। ठीक, चलो अब बच्चों आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। देख ले, अगर आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे बच्चों तो इसमें लिखा गया है कि एक आपका होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा और एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में देख लिखा होगा कि ये जो नर्व होती है बच्चों ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब कह रहा है बच्चों 12 क्रेनियल नर्व होती है और 31 बच्चों स्पाइनल नर्व होती है। 12 कितना होंगे बच्चों? अब यहां देख लो, आप समझ नहीं पाए होंगे। यहां देखो बच्चों, मैं ये कह रहा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होती है बच्चों? वो हमारे ब्रेन से निकलेंगे और स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे। तो ब्रेन से निकलने वाली कितनी नर्व होती है बच्चों? 12 क्रेनियल नर्व होती है। और ये कितना होते हैं बच्चों? 31 स्पाइनल नर्व होती है। ये सब पेयर है, 12 पेयर 31 पेयर आ रहा। चलो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होती है बच्चों? ये पार्ट होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, है ना। ये क्या करते हैं बच्चों? हमारे बॉडी के वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करती है ना। क्या करेंगे बच्चों? वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करती है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। छोटी छोटी बच्चे बातें हैं, बहुत कम इनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक, अब आ जाओ बच्चों, अगर आप आएंगे बच्चों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में तो देख लो बच्चों, अगर आप बच्चों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, अगर आप बच्चों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें लिखा है जितनी भी नर्व होते हैं बच्चों जो इनवॉलेंटरी एक्शन हमारे बॉडी का, जो इनवॉलेंटरी एक्शन होता है, ठीक, इनवॉलेंटरी जो एक्शन होता है बच्चों इसको कंट्रोल करती हैं, है ना। तो इसमें जैसे मैंने कहा बच्चों रिस्पायरेशन हुआ, हार्ट रेट हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, डाइजेशन हुआ, ये सब इसको कौन कंट्रोल करता है बच्चों? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। कौन बच्चों? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसका मतलब हमारे बॉडी में जितने भी इनवॉलेंटरी जो एक्शंस होते हैं जो हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे हमने कहा बच्चों रिस्पायरेशन, हार्ट रेट और तुम्हारा ब्लड प्रेशर हो गया, डाइजेशन हो गया, इन सबको बच्चों जो कंट्रोल करता है उसका नाम क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें दो पार्ट आते हैं बच्चे। पहला देख नाम मैंने लिखा है, पहला नाम क्या होगा बच्चों? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या होगा बच्चों? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनके बारे में आपसे सवाल पूछ लेता है तो पूछे बच्चों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है बच्चों? ये इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के लिए बच्चों जिम्मेदार होता है। अगर आपको इमरजेंसी में कोई भी एक्टिविटी करनी है, इसी को बच्चों बोलते हैं फ्लाइट और फाइट, लिखा है ना। तो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है बच्चों आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए उत्तेजित कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और जो बच्चों पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है बच्चों उसके एग्जैक्ट अपोजिट काम करता है, एग्जैक्ट अपोजिट काम करता है और आपके बॉडी को बच्चों रिलैक्स पोजीशन पे लाता है ना। क्या करता है बच्चों? और ये क्या करता है बच्चों? आपके बॉडी में इनहिबिट करता है हाई एनर्जी फंक्शन को रोकने के। जैसे मैंने कहा बच्चों आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए आप कहीं गए सांप देख लिए या मारपीट हो गई बच्चों, तो जब मारपीट होगी बच्चों तो आपका क्या होगा? हार्ट बीट बढ़ेगी। तो उस समय जो आपके बॉडी में हार्ट बीट बढ़ा रहा है बच्चों वो कौन है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन बच्चों कुछ देर बाद आप शांत होंगे कि नहीं होंगे? कुछ देर बाद आपका दिमाग शांत होगा कि नहीं शांत होगा बच्चों? अपने आप शांत होता है बच्चों। उसके लिए जिम्मेदार कौन है बच्चों? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पहले बच्चों एक्टिवेट करेगा, ये बीपी को बढ़ा देगा, ये बीपी को बच्चों नॉर्मल पे ले आएगा। ये आपके ब्लड वेसल्स को पतला कर देगा, ये बच्चों फिर से क्या करेगा? ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएगा। तो ये दोनों एक साथ काम करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक बच्चों। आ रहा समझ? छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, ये जानना जरूरी था आपके लिए। ठीक, ये समझ में आपको आ ही गया होगा। चलिए हाँ, अब बच्चों देखो ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आपको जानना होता है रिफ्लेक्स एक्शन।
टाइमिंग देख लीजिएगा वीडियो का। तो रिफ्लेक्स एक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन और बच्चों रिफ्लेक्स आर्क, ये बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं। देख बच्चे, अगर रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे तो इसका मतलब सिंपली कह सकते हो, जो हमारे बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बच्चों, ये सडन होगा बच्चों, ये इनवॉलेंटरी होता है ना, और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस होता है। इसका मतलब बच्चे रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है ये हमारी बॉडी में सडन होगा, इमीडिएट होगा, है ना, और इनवॉलेंटरी हो। जैसे हमने कहा बच्चों, आपको छींक आ गई, रिफ्लेक्स एक्शन है, आपको जम्हाई आ गई, रिफ्लेक्स एक्शन है, आपको कोई ऐसे आपकी आंख में से कोई टार्च जला, आप इसे बंद कर लिए, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन को करने के लिए हमारी बॉडी सोचती नहीं है, ब्रेन से परमिशन नहीं लेती है। तो सिंपली सी बात। अच्छा, इसमें एग्जांपल देख नहीं लिखा है तो तुम इसमें एग्जांपल लिख लेना बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल मैं बता देता हूं। इससे बच्चे तुम्हारा आएगा स्नीजिंग, क्या आ जाएगा, स्नीजिंग याद कर लेना, और तुम बच्चों यॉइंग याद कर लिए, YAW यानी जम्हाई आना, और लिख लेना ब्लिंकिंग ऑफ आई, या मान लीजिए कोई आपको गरम चाय दिया, आपने हाथ से पकड़ा, है ना, ब्लिंकिंग ऑफ आई व्हेन मोर लाइट बच्चों इसमें होता है। तो अगर आप किसी गरम कप को पकड़ लिए और वो बहुत जल रहा था, अपने हाथ को उठाया बच्चों, तो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, रिफ्लेक्स आर्क। और ये बच्चों ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत पूछा भी जाता है, इसको लर्न कर लीजिएगा। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है बच्चों, कह रहा है कि जो पाथ फॉलो करता है इलेक्ट्रिक इंपल्स एक रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, है ना। जब एक मैंने कहा इलेक्ट्रिक इंपल्स, जैसे हमने कहा, देख जैसे हमने कहा मैंने किसी को टच किया, ठीक, मैंने कहीं टच किया, जैसे हमने कहा मान लो ये हॉट ऑब्जेक्ट मैंने टच किया बच्चों, जब मैं टच करूंगा तो यहां से पहले क्या होगा, ये तुम्हारा सेंसरी ऑर्गन है, इसमें रिसेप्टर होता है, यहां से मैसेज आएगा आपके ब्रेन तक, तो कौन लेके आएगा, सेंसरी न्यूरॉन, और यहां से बच्चों फिर मैसेज कौन देगा, ब्रेन किसको देगा, मोटर, तो मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आएगा, भैया हाथ हटा लो, ये चीज गर्म है। तो मैसेज आने में और जाने में जितना समय लगता है सेंसरी नर्व के द्वारा और मोटर नर्व के द्वारा बच्चों, से क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। आया समझ में। तो सेंसरी नर्व को आने में और मोटर नर्व को जाने में जितना समय लगता है, जितना एरिया लगता है कवर करने में, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। यही सब छोटे छोटे में लिखा गया है ना। तो देखो लिखा है कि इंपल्स क्या होता है बच्चों, रिसेप्टर ऑर्गन से ट्रेवल करता है कहां तक, ब्रेन तक, है ना। उसके बाद बच्चों वहां पे उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर इंफॉर्मेशन बच्चों ब्रॉड लाया बैक लाया जाता है किसमें, मसल्स में, कैरी बाई आउट द एक्शन, लिखा है ना। तो ये सिंपली बच्चों लिखा गया, तो सिंपली कह सकते हो इंपल्स जब सेंसरी ऑर्गन से कहा जाएगा ब्रेन तक, और ब्रेन से कहा आता बच्चों, फिर सेंसरी ऑर्गन तक आता है, इंफॉर्मेशन जो भी आता है बच्चों, उसको करने में जितना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। यहां देख लिखा है जो रिसेप्टर ऑर्गन होता है सेंसरी या अफरेंट जो न्यूरॉन इसमें होते हैं, उसमें देखो लिखा है, इसमें कह रहा है कि थस रिसेप्टर ऑर्गन, सेंसरी अफरेंट न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन एंड इफेक्टर ऑर्गन आर द कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। तो इसमें कह रहा है कि रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन कंपोनेंट होते। तो देख, रिसेप्टर ऑर्गन स्टिमुलस को रिसीव करेगा, पहला वो हो गया, फिर कौन लाएगा वहां से, सेंसरी या उसी को एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं, मैसेज ले आने वाला, फिर बच्चे इंटर न्यूरॉन दोनों के बीच में जो रहता है, और फिर मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आता है, फिर इफेक्टर मतलब सेंसरी ऑर्गन में जो इफेक्टर ऑर्गन होते हैं, ये हो गया आपका। बस ये सारे कंपोनेंट होते हैं, कभी कभी से सवाल पूछ लेता है। तो ये बच्चों क्या था आपका, रिफ्लेक्स आर्क था। डायग्राम मैंने इसका बच्चों पहले बता दिया था आपको कि याद कर लेना, ठीक। चलो अब आ जाते हैं बच्चों, डायग्राम तो नहीं बताएंगे इसमें भी, हाँ। अब प्रोटेक्शन ऑफ सीएनएस देख लो बच्चों, सिंपल सी बात है, कह रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कौन प्रोटेक्ट करता है। तो बच्चों आपको याद करना होगा, ब्रेन को प्रोटेक्शन करने के लिए 3 लेयर होती है। पहला होता बच्चों क्रेनियम, फिर उसके बीच में क्या होता है बच्चों, पानी भरा रहता है, उसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, फिर होती है इस पे 3 लेयर के बीच में पानी भरा होता है, ड्यूरामेटर, आर्कानोइड और पायामेटर। आपके ब्रेन में जो मेनिंजेस होती है, मतलब ब्रेन की जो तीनों लेयर होती है, उनका नाम क्या है बच्चों, ड्यूरामेटर, आर्कानोइड, पायामेटर। इनके बीच में क्या मिलेगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मिलता है, जो क्या करता है आपके ब्रेन को शॉक से, इंजरी से बचाता है। छोटी सी बात है, ये तो आपको पता होगा, ठीक। चलो अब आ जाओ बच्चों, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट देखते हैं। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट क्या होता है बच्चों, इसमें देख लो बच्चों, तुमको ये जानना होगा इसमें कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट क्या होता है।
तो कह रहा है कि एक आपने पढ़ा होगा नास्टिक मूवमेंट, आपने पढ़ा होगा। नास्टिक मूवमेंट का मतलब होता है बच्चों कि जो स्टिमुलस से दूर जाए, जिसको ग्रोथ से कोई लेन देन नहीं है, अगर स्टिमुलस आएगा तो वो दूर भाग जाएगा। तो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट को क्या बोलते हैं? नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। समझ में ना? ये बच्चों डायरेक्शनल नहीं होता है, ये डायरेक्शन की तरफ नहीं जाता। आप मिमोसा पुटिका को टच करेंगे तो बच्चों ऐसे टच करेंगे तो वो दूर भाग जा रहा है, तो वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। अगर मैं बोलूंगा ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट तो बच्चों उसको ट्रॉपिज्म बोलेंगे, और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट बोलेंगे बच्चों उसको क्या बोलेंगे हम? नास्टिज्म बोलेंगे। तो नास्टिज्म में बच्चों एग्जांपल आपका क्या है? क्या एग्जांपल है? उसका नाम क्या होता है बच्चों? थिग्मो नास्टिज्म मूवमेंट बोलते हैं। टच मी नॉट, ये याद कर लेना, ये सवाल यहां से आता है। मिमोसा पुटिका में मूवमेंट कैसे होता है? टच वाला। ठीक, चलो अब इसका थ्योरी भी बताएंगे बच्चों। देखो यहाँ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट क्या होता है बच्चों? तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट में कौन कौन आएगा बच्चों? तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट का मतलब होता है बच्चों, उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। तो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट को क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट को क्या बोलेंगे बच्चों? नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। आया? अब देख ले, इसके हिसाब से आपका ट्रॉपिक मूवमेंट 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट आपने पढ़ा ही होगा बच्चों, ठीक। जियोट्रॉपिक पढ़ा होगा, केमोट्रॉपिक पढ़ा होगा, हाइड्रोट्रॉपिक पढ़ा होगा, थिग्मोट्रॉपिक पढ़ा होगा। ये सारे बच्चों मूवमेंट होते हैं जो स्टिमुलस की तरफ होते हैं। अब देख लो, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट किस पे डिपेंडेंट है बच्चों? लाइट पे डिपेंडेंट है। ये चलेगा तो किस पे चलेगा? लाइट पे चलेगा। और जियोट्रॉपिक बच्चों ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है। केमोट्रॉपिक बच्चों केमिकल इसके लिए चाहिए। हाइड्रो का मतलब बच्चों वाटर डिपेंडेंट होता है। थिग्मो का मतलब बच्चों टच पे डिपेंड। ये बच्चों प्लांट के मूवमेंट है, प्लांट के पार्ट के मूवमेंट है। जियो के लिए, केमो के लिए। अब जियो और हाइड्रो की बात करेंगे तो ये रूट करता है बच्चों। अगर आप थिग्मो की बात करेंगे तो टच मिनाट वाला बात करते हैं। फोटो का मतलब प्लांट का सिर्फ शूट पार्ट कर सकता है, रूट नहीं कर सकता है। और केमो का मतलब होता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। एग्जांपल होता है जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है स्टेग्मा पे, तो वो कहानी कह रहा है केमोट्रॉपिक मूवमेंट की तरफ उसका बढ़ाव होता है, पोलन ट्यूब की तरफ। तो ये केमोट्रॉपिक है बच्चों। इतना तो आपको याद ही हो जाएगा, क्या चीजें, छोटी छोटी कहानियां हैं, है ना? आ रहा बच्चों? आ रहा होगा। अब देख लो बच्चों, सारी डेफिनेशन भी मैंने बता दी है, सिंपल सिंपल डेफिनेशंस है। इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा बच्चों। अगर आप फोटोट्रॉपिज्म की बात करेंगे बच्चों, तो जब प्लांट का मूवमेंट लाइट की तरफ होता है उसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। अगर लाइट की तरफ प्लांट जा रहा है तो पॉजिटिव बोलेंगे, नहीं जा रहा है बच्चों तो निगेटिव बोलेंगे। स्टेम का जो मूवमेंट होगा बच्चों लाइट की तरफ होता है, और रूट का जो मूवमेंट होता है बच्चों लाइट से अवे होता है। ये सबको पता होता है। जियोट्रॉपिक मूवमेंट की बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा? देख ले, जियोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब ये हो गया बच्चों, जब प्लांट का मूवमेंट किसकी तरफ हो जाए? ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ हो रहा हो तो उसे जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविट्रॉपिज्म कहते हैं। अब देख ले, जो अगर ग्रेविटी की तरफ जाएगा बच्चों तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर नहीं जाएगा बच्चों तो क्या बोलेंगे? निगेटिव जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। तो एग्जांपल देख लिखा गया है, जो रूट होता है बच्चों वो क्या शो करता है? वो ग्रेविटी की तरफ जाता है। और जो शूट होता है बच्चों वो ग्रेविटी से दूर जाता है। तो रूट जा रहा है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ये कहां जा रहा है बच्चों? नहीं जा रहा है ग्रेविटी की तरफ। शूट कभी प्लांट का जाता ही नहीं, तो क्या हो गया बच्चों? निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब आपसे एक्सपेरिमेंट पूछ लेगा तो मैंने आपको डायग्राम से बताया था बच्चों, ठीक। चलो बच्चों, ये डायग्राम तो आपको बताया ही था। अब आ जाओ बच्चों, हाइड्रोट्रॉपिज्म की बात कर ले, वही सारी कहानियां लिखी गई हैं। अगर प्लांट के का पार्ट का मूवमेंट वाटर की तरफ या मॉइस्चर की तरफ होता है बच्चों, उसे हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। अगर पानी की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म बच्चों। अगर पानी की तरफ जाएगा तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और अगर पानी से अवे गया बच्चों तो क्या बोलेंगे? निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म बोल सकते हैं, है ना? और अगर बच्चों वही चीज देख ले, अगर रूट का मूवमेंट किसकी तरफ होता है? वाटर की तरफ होता है बच्चों। इसका मतलब रूट हमेशा क्या शो करता है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और मूवमेंट ऑफ रूट हाई ह्यूमिडिटी लेवल। इसका मतलब कह रहा है कि जो रूट की जो मूवमेंट होती है, जहां पे नमी ज्यादा होती है उसकी तरफ मूवमेंट ज्यादा होता है, तो वाटर की तरफ ही तो होता है बच्चों। इस पे बच्चों एक्सपेरिमेंट पूछ लेगा आपसे एक्सपेरिमेंट पूछ लेगा, पूछेगा बताइए आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो प्लांट का रूट होता है वो जियोट्रॉपिज्म शो करता है पॉजिटिव वाला या नहीं शो करता है। ये एक्सपेरिमेंट आपको बताना रहता है। आपको एक पेड़ लेना है, रूट का आपको पेड़ लेना है, उसी को क्या करना है आपको? आप बोलेंगे पेड़ ले लीजिए रूट के साथ, उसको कुछ दिन तक ऐसे रख दीजिए,
तो रूट क्या होगा, हमेशा किसकी तरफ भागेगा बच्चों, जमीन की तरफ जाएगा, पानी की तरफ जाएगा, और शूट क्या होगा बच्चों, ऊपर की तरफ जाएगा। सिंपल डायग्राम है बच्चों, क्वेश्चन बताएंगे बच्चों, अभी इसका क्वेश्चन भी कराएंगे, दबा कराएंगे बच्चों, अभी वन शॉट पहले पढ़ लो। ठीक, अब देख लो बच्चों केमोट्रॉपिज्म क्या होता है। अगर केमोट्रॉपिज्म की हम बात करेंगे बच्चों तो इसमें क्या देखेंगे, केमोट्रॉपिज्म का मतलब होता है बच्चों जब मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड द केमिकल, उसे बोलेंगे केमोट्रॉपिज्म। अगर केमिकल की तरफ गया बच्चों तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव केमोट्रॉपिज्म। अगर नहीं गया बच्चों तो क्या बोलेंगे, केमिकल निगेटिव केमोट्रॉपिज्म बोलेंगे। अगर प्लांट का पार्ट का मूवमेंट केमिकल की तरफ नहीं हुआ तो निगेटिव बोलेंगे। तो देखो इसमें एग्जांपल लिखा है बच्चों, ये याद कर लेना, तुम सब एग्जांपल देख लिखा है कि पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है ओव्यूल की तरफ, ओव्यूल की तरफ, ओव्यूल की तरफ बच्चों, वो क्या है, पॉजिटिव केमोट्रॉपिज्म है ना। जब रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाएंगे प्लांट वाला, हाँ, तो उसमें आपको पढ़ाएंगे पोलन ट्यूब क्या होता है, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलता है बच्चों। ठीक, छोटी छोटी कहानियां हैं, इसको आपको जानना होगा। ठीक, अब देख लो बच्चों थिग्मोट्रॉपिज्म देख लो, थिग्मोट्रॉपिज्म भी आसान है, देख लो थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर प्लांट का मूवमेंट टच की तरफ होता है, टच जिधर आप टच करेंगे उधर ही वो मूवमेंट, जैसे हमने कहा लौकी का पेड़ है, रस्सी से आपको, आपने लौकी का पेड़ है उसको रस्सी उसकी तरफ दे दिया, उसको पकड़ के चढ़ जाएगा, तो उसी की तरफ मूवमेंट कर रहा बच्चों, तो क्या होगा, थिग्मोट्रॉपिज्म हो गया। अगर गया टच की तरफ तो पॉजिटिव, अगर नहीं गया तो निगेटिव। एग्जांपल है बच्चों मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल, टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट इज पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। अब टेंड्रिल क्या होता बच्चों, अरे भाई आपने लौकी का पेड़ देखा ही होगा, आपने लौकी का पेड़ देखा हो तो उसमें से बच्चों टेंड्रिल होता है, जो पेड़ को ऐसे ऐसे सपोर्ट को पकड़ के चढ़ने लगता है, उसका टेंड्रिल्स को पकड़ेगा तो तब तो पेड़ आगे बढ़ेगा, ऐसे पकड़ पकड़ के चढ़ता है तो उसको टेंड्रिल कहते हैं। तो टच की तरफ वो टेंड्रिल को ऐसे पकड़ लेता है फिर आगे बढ़ता है। कहानी समझ में आएगी नहीं आई बच्चों, आ गया होगा कुछ थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक, अब आ जाओ बच्चों, आपसे एक सवाल पूछता है मिमोसा पुडिका वाली, ये देख लो, ये वाला बताने जा रहे हैं। मिमोसा पुडिका आपसे पूछेगा वो, तो आपसे पूछेगा मिमोसा पुडिका की कहानी बताइए कैसे, यही आपको लिखना होगा आंसर, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है। देख, अगर पूछेगा मिमोसा पुडिका में कैसे मूवमेंट हो तो बोलो, आप बोलोगे जब हम मिमोसा पुडिका को या टच मी नॉट को टच करते हैं बच्चों, जब उस पर टच करते हैं तो उसे स्टिमुलस मिलता है, उस प्लांट को स्टिमुलस मिलता है, और वो क्या करता है बच्चों, अपनी लीफ को क्लोज कर देता है, रिटर्न में बंद कर देता है। उससे क्या होगा बच्चों, कुछ क्यों बंद कर देता है, क्योंकि बच्चों उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं बच्चों, है ना, जो स्टेम में रिलीज होते हैं जब उसको हम टच करते हैं, जिसके नाते क्या होता है बच्चों, उसका जो वाटर होता है बच्चों मूव आउट कर जाता है, जो वाटर होगा बच्चों मूव आउट कर जाता है उस टाइम में, और जिससे क्या होता है बच्चों, लॉस होता है टर्गर प्रेशर का, जिससे क्या होता है बच्चों, जिससे लीफ क्या होती है बच्चों, ड्रॉप हो जाती है, नीचे गिर जाती है। आप सिंपली में कह सकते हैं जब किसी भी पत्ती को हम टच करेंगे, किसी को नहीं मिमोसा पुडिका को बच्चों, तो उसमें स्टिमुलस रिसीव करता है, जिसके नाते क्या होता है, पल्विनस लीफ से वाटर का लॉस होता है। जब वाटर का लॉस होता है बच्चों तो पत्तियां क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती हैं। ये मैंने आपको पहले बताया, लिखना बच्चों आपको यही कहानी है। ठीक ठीक, चलो अब आ जाते बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड में। ठीक, अब आ जाओ बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है बच्चों, इसके बारे में देख लो। अगर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे बच्चों तो देखो तुमको पहले दो ग्लैंड पढ़ना होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक पढ़ना होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है बच्चों, ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, ये अपने सारे सिक्रीशन को, हार्मोन को सीधे ब्लड स्ट्रीम में डालती है बिना डक्ट के, है ना। तो ये होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे बच्चे तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है बच्चों, ये क्या करती है, अपने सारे सिक्रीशन को डक्ट के जरिए बच्चों आपके बॉडी में डालती है, या तो ओपन हो जाती है या तो एपिथेलियल सरफेस पे डालती है। तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है अपना सारा सिक्रीशन डक्ट की मदद से डालती है, और एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है बच्चों, ये इसके पास डक्ट नहीं होता, ये सारा अपना सिक्रीशन यहाँ सीधे ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है। ठीक, अब इसमें मेन बच्चों यहाँ से ही सवाल आते हैं बच्चों, यहाँ से देख ले, पढ़ ले, यहाँ से बच्चे मेन आएंगे। देख अब यही एग्जाम्पल है आपके सारे। अब देख लो बच्चों, तुम अगर बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, यहां से बच्चे ध्यान से पढ़ना। अगर थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे बच्चों तो थायराइड ग्लैंड क्या होती है बच्चों, बटरफ्लाई शेप की होती है, याद कर लेना आपका, है ना। और ये बच्चों हार्मोन निकालती है जिसका नाम थायरॉक्सिन होता है ना, जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बच्चों जो रिएक्शन हमारे बॉडी में चलते हैं। कह रहा है कि आयोडीन जो होता है बच्चों
थायरोक्सिन को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आपके बॉडी में आयोडीन नहीं होगा तो आपको क्या हो गया बच्चों, गोइटर बीमारी हो जाती है, घेगा हो जाता है। कहानी समझ में आ रहा है? तो आपसे ये सवाल यहाँ से अलग अलग करके आपसे पूछ लेगा। वन शॉर्ट वीडियो इसलिए रिपीट नहीं कर रहे बच्चों, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों पेनक्रियास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दवा की इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी जान लो। अगर बच्चों हम पेनक्रियास की बात करेंगे तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टमच के नीचे होता है, सबको पता होता है ना। दूसरा बच्चों ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है, इसका मतलब दोनों तरह की ग्लैंड की काम करता है ना। कह रहा है इसका जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है बच्चों, ये हार्मोन निकालता है जिसका नाम क्या होता है बच्चों, इंसुलिन होता है ना। और क्या बच्चों, ग्लूकागॉन। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है पेनक्रियास की, वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन निकालती है ना। और कह रहे हैं ये दोनों जो हार्मोन होते हैं एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं और शुगर लेवल को ब्लड में मेंटेन करते हैं। मतलब सिंपली आप कह सकते हैं कि पेनक्रियास की जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो इंसुलिन निकालती है। इंसुलिन का मेन काम होता है आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना। इंसुलिन नहीं निकलेगा तो आपको क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों। अब देख लिख रहा है, और एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है पेनक्रियास का बच्चों, ये एंजाइम निकालती है जो क्या करती है, प्रोटीन को, लिपिड को, कार्बोहाइड्रेट को, न्यूक्लिक एसिड को, ये सब क्या करती है बच्चों, ब्रेक करती है ना। और कह रहा है कि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपको डायबिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। मेन बच्चों यहां से इंसुलिन के बारे में तुमको याद करना है कि इंसुलिन क्या होता है, ठीक। चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आ जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे बच्चों तो ये पी साइज का होता है, पी साइज होता है बच्चों ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपका, है ना। ब्रेन के बेस पे होता है, याद कर लेना, है ना। और इसको बच्चों मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये सिक्रीशन मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या क्या निकालेगी, इसके कितनी निकालेगी, उसका कौन मास्टर है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना। ये सिक्रेट करती है बच्चों ग्रोथ हार्मोन। क्या निकालती है, ग्रोथ हार्मोन निकालती है, ग्रोथ हार्मोन बच्चों, है ना। और अगर ग्रोथ हार्मोन निकालती है, अगर बच्चों ये सिक्रीशन अंदर रहा, जैसे हमने कहा ग्रोथ हार्मोन, अगर ये कम हो गया बच्चों, ग्रोथ हार्मोन कम निकला आपके बॉडी में, तो आपके बॉडी में डॉर्फिज्म हो जाएगा, बौना पैदा होंगे। अगर ज्यादा हो गया बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा, गेंगिटिज्म हो जाएगा, या उसे बोलते हैं एक्रोमेगैली बोलते हैं। तो बोल लोग बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। तो कम ज्यादा अगर हार्मोन निकल, कुछ हो गया, चल रहा है ना। हाँ बच्चों थोड़ा भाई कैमरा चल रहा है तो देखना पड़ता है कहीं कुछ हो ना जाए। हाँ भाई वीडियो शूट करें, अकेले हैं तो कैमरामैन हमारे। चलो बच्चों तो देख रहा है बच्चों ना, ये देख ग्रोथ हार्मोन है, कभी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया, कम हो गया, इससे बच्चों बीमारी होती है। ज्यादा हो गया तो बच्चों ये बीमारी दिखेगी आपको, गिंगटिज्म चिल्ड्रन में हो जाएगा और एडल्ट में एक्रोमेगैली होती है। तो ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा हुआ तो ये बच्चों में बीमारी होगी गिंगटिज्म का, और एडल्ट में होगी एक्रोमेगैली का। और कम हो गया बच्चों तो क्या होगा, डॉर्फिज्म हो जाएगी। डॉर्फिज्म मतलब वो बौना रहे, पैदा रहे। तो बच्चों अब एड्रिनल ग्लैंड के बारे में देख लीजिए। अगर आप एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बच्चों बात करेंगे तो बच्चों ये किडनी के ऊपर होता है, पेयर में होता है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होगा, पेयर में होगा। ये बच्चों एज के हिसाब से ये घटता रहता है। अगर एज किसी की ज्यादा रहेगी तो उसमें एड्रिनल ग्लैंड छोटा रहता है। ये बच्चों हार्मोन निकालता है जिसका नाम होता है एड्रिनलाइन, जो क्या होता है बच्चों, फ्लाइट या फाइट रिस्पांस में मदद करता है। इमरजेंसी में जो आपकी ग्लैंड सबसे पहले एक्टिवेट होती है वो एड्रिनल ग्लैंड ही होती है ना। और ये बच्चों ये नॉर एड्रिनालाइन भी सिक्रीट करता है। क्या निकालता है, नॉर एड्रिनालाइन, ठीक है। चलो ये हो गया बच्चों आपका। अब आएंगे गोनेड्स, लास्ट टॉपिक हमारी है गोनेड्स। अगर आप बच्चों गोनेड्स की बात करेंगे तो जो गोनेड्स होते हैं बच्चों ये क्या बनाते हैं, ये गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं। तो गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को हम गोनेड्स कहते हैं। इसमें अगर बात करेंगे तो मेल का जो गोनेड्स होता है वो टेस्टिस होता है, और आपका फीमेल का जो होता है बच्चों क्या होता है, ओवरी होता है, ठीक। जो टेस्टिस होता है बच्चों, टेस्टिस जो होता है ये मेल हार्मोन निकालता है, उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और जो ओवरी होता है बच्चों ये फीमेल हार्मोन निकालता है, उसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। तो फीमेल के अंदर दो हार्मोन निकालते हैं,
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन इसलिए निकलते हैं क्योंकि प्रोजेस्टेरोन आपका प्रेगनेंसी में मदद करता है और एस्ट्रोजन आपका प्यूबर्टी में मदद करता है। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है बच्चों मेल में एक ही हार्मोन निकालता है क्योंकि मेल में तो प्रेगनेंसी आती ही नहीं है, इसे प्यूबर्टी में मेंटेन करता है। कह रहा है बच्चों टेस्टोस्टेरोन जो होता है, अगर टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे, एस्ट्रोजन की बात करेंगे बच्चों, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये क्या करते हैं बच्चों, ये गैमीट को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है बच्चों मेल्स में और फीमेल में जो देता है बच्चों यही देते हैं। इसका मतलब याद कर लेना, मेल में जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक देने वाला है वो कौन है, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में कौन है बच्चों, एस्ट्रोजन है। ये प्रोजेस्टेरोन मत कहना फीमेल में ये देता है, नहीं आया। और प्रोजेस्टेरोन बच्चों जो होता है, अगर आप बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन की, तो जो प्रोजेस्टेरोन होता है बच्चों इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, पी फॉर प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक। चलिए तो ये हो गया टॉपिक बच्चों। अच्छा तो बच्चों आशा करता हूं, अरे भाई हाँ, तो बच्चों आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पूरी टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और आप कहां से वीडियो हमारी देख रहे हैं तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, प्यार भरा अपना संदेश दीजिएगा। ओके थैंक यू। इसके बाद बच्चों आपको हम पढ़ाएंगे हाउ हॉर्न प्रोड्यूस का वन शॉर्ट वीडियो। थैंक यू।